नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात जेडीयू नेता और जेडीयू से जुड़े बिल्डर गब्बू सिंह से जुड़े मामले में हर रोज होते नए खुलासे की। तो गब्बू सिंह को लेकर आईटी की टीम की तरफ से आज तीसरे दिन भी जांच पड़ताल जारी है और आपको बताते चलें 50 लाख रुपए कैश के साथ कई कीमती कागजात, जेवरात, इन तमाम चीजों की बरामदगी के बाद अब एक नया खुलासा सामने है जिसमें गब्बू सिंह के काले साम्राज्य में कैसे काला खेल खेला जा रहा था। जांच में इसका भी खुलासा हुआ है। 40 करोड़ रुपए टैक्स चोरी का खुलासा इस वक्त सबसे बड़ी खबर, जिसके मुताबिक गब्बू सिंह बिहार के सीनियर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के काले धन को सफेद करने में जुटा हुआ था और इसके लिए पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा था। अधिकारियों से पैसे लेकर इसे अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर अधिकारियों तक मोटा मुनाफा पहुंचाया जाता था और ब्लैक मनी के निवेश से मोटी रकम कमाई जा रही थी। अधिकारियों में से कुछ अधिकारी अब रिटायर हो चुके हैं जबकि कुछ अब भी सेवा में मौजूद हैं। हालांकि उनके नाम का खुलासा अब तक नहीं किया गया, लेकिन जो जानकारी सोर्सेस के हवाले से हम तक पहुंच रही है, बहुत जल्द इन तमाम लोगों को नोटिस भेजी जा सकती है। गब्बू सिंह के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी अनुसंधान जो है वो अब भी जारी है। देख सकते हैं यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो गाड़ी है वो अब भी गब्बू सिंह के जो आवास है उसके बाहर लगा हुआ है। इन्वेस्टिगेशन विंग जो है बिहार झारखंड की, उसकी ये टीम है और पिछले 3 दिनों से यहाँ पे जो है अनुसंधान किया जा रहा है। अब तक के अनुसंधान के दौरान कई अहम बातें सामने आई है। सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो ये है कि गब्बू सिंह फर्जी कंपनियों के नाम पर लगातार जो है टैक्स चोरी कर रहा था और जो सेल कंपनियां होती है उसके जरिए जो है वो गबन कर रहा था, टैक्स चोरी कर रहा था और इसके साथ ही साथ लगभग 40 करोड़ के टैक्स चोरी का मामला अब तक सामने आ चुका है। कहा यह भी जा रहा है कि बिहार के कई पूर्व आईपीएस, आईएएस और वर्तमान के भी कई आईएएस और आईपीएस के जो रिश्तेदार हैं या उनके करीबी जो हैं उनको गब्बू सिंह अपनी कंपनियों में उनके पैसे लगा करके इन्वेस्ट करके और जो फर्जीवाड़ा है उसे करते हुए मुनाफा पहुंचा रहा था। तो इस नाते बिहार के जो आधिकारिक गलियारे हैं उसमें गब्बू सिंह की ऊंची पैठ जो है वो बन चुकी थी और इसी का फायदा लगातार वो उठा रहा था। हालांकि इस बात की जानकारी जब आयकर विभाग को हुई तो आयकर विभाग की जो टीम है वो गब्बू सिंह के लगभग 23 ठिकानों पर छापेमारी जो है वो शुरू की और अब ये छापेमारी जो है कंटिन्यू अब तक जारी है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। ये भी पता लगाया जा रहा है कि गब्बू सिंह जो है और किस तरह से काली कमाई जो है वो किया करता था। कहा यह भी जा रहा है कि झारखंड की एक बड़ी कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, उससे तालमेल करके गब्बू सिंह जो है बिहार में आईएमएस समेत भवन निर्माण के कई बड़े जो सरकारी बिल्डिंग हैं उसके निर्माण का ठेका उसे दिलवाया और फिर उसमें पार्टनर बनकर खुद भी जो है मुनाफा कमाया है। तो ये तमाम बातें जो है उसका अनुसंधान आयकर विभाग के अधिकारी लगातार कर रहे हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि आज भी यहाँ पे जो है वो कार्रवाई आयकर विभाग की वो कंटिन्यू जो बदस्तूर जो जारी है और इस क्रम में जो है आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं वो अभी भी गब्बू सिंह के आवास पे यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सुरक्षाकर्मी जो है वो तैनात है। अभी भी इन लोगों की ड्यूटी जो है पिछले 3 दिनों से इसी तरह से ये तमाम जो ये सुरक्षाकर्मी हैं वो यहाँ पे हैं और जांच जो है अधिकारी अपने स्तर से कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि गब्बू सिंह के आवास पर जो छापेमारी है उसमें कई और जो राज हैं वो पर्दाफाश होने उसके बाकी हैं। बहरहाल देखना होगा कि ये जो जांच है, अनुसंधान जो है आयकर विभाग का वो और कब तक कितने दिनों तक जारी रहता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इन दोनों ही सीटों में मोकामा और गोपालगंज शामिल है, जहां पर 3 नवंबर को चुनाव होंगे और इसे लेकर अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार की गई है। लेकिन इस स्टार प्रचारक लिस्ट को देखेंगे तो इसमें तेज प्रताप यादव का नाम तो शामिल है, लेकिन इसमें जगदानंद सिंह इस स्टार प्रचारक की लिस्ट से गायब हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने निशाना साधा। तो कांग्रेस का यह कहना है कि यह अंदरूनी मसला है और इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया उचित नहीं है।
बिहार में मोकामा और गोपालगंज 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके मद्देनजर आरजेडी की तरफ से स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को सौंप दी गई है और इस सूची में इस बार बदलाव भी किए गए हैं। आपको बता दें कि स्टार प्रचारकों की सूची में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को इस बार जगह दी गई है, जबकि 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में तेज प्रताप यादव को जगह मिली है। जगदानंद सिंह इस स्टार प्रचारक की सूची से बाहर नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बार उनकी नाराजगी को देखते हुए 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के स्टार प्रचारकों की सूची में तेज प्रताप यादव को जगह दी गई है। हालांकि इसमें लालू प्रसाद यादव के कई परिवार स्टार प्रचारकों की सूची में इस बार नहीं है। लालू प्रसाद यादव खुद, राबड़ी देवी और मीसा भारती भी इस स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं है। कारण यह है कि लालू प्रसाद यादव इलाज करा रहे हैं, राबड़ी देवी अस्वस्थ हैं और मीसा भारती लालू प्रसाद यादव के साथ सिंगापुर उनके इलाज के लिए गई हुई हैं। ऐसे में जो 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, स्टार प्रचारकों की सूची पर सबकी नजरें बनी हुई थी, क्योंकि जगदानंद सिंह और तेज प्रताप यादव में नाराजगी की खबर कई बार आ चुकी है। जगदानंद सिंह अभी भी कहीं ना कहीं लालू परिवार और पार्टी से नाराज हैं। यही वजह है कि जो दिल्ली में बैठक हुई, खुला अधिवेशन हुआ, जगदानंद सिंह वहां से नदारद रहे और अभी तक वो वहां नहीं पहुंचे, अपने गांव में आराम कर रहे हैं। और ऐसे में जो स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को सौंपी गई है, उसमें जगदानंद सिंह का नाम नहीं है, बल्कि तेज प्रताप यादव का उस सूची में नाम जरूर दिया गया है। तौर पर जवाब तो आरजेडी का ही कोई दे सकता है कि जगदा बाबू का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में क्यों नहीं है। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, किसी भी राजनीतिक दल में जो बड़े राजनीतिक दल हैं, बड़े नेताओं की संख्या भी बहुत बड़ी होती है। स्टार प्रचारकों की सूची राजद की जारी हुई है, उसमें जगदानंद सिंह जी का नाम नहीं है और तेज प्रताप जी का नाम जोड़ा गया है। यह बहुत ही अपमानजनक बात है कि श्री जगदानंद सिंह जैसा आदर्शवान व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति का नाम नहीं है। तेज प्रताप जी का नाम जोड़ना भी ठीक है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ। तो केंद्रीय एजेंसियों पर लग रहे तमाम आरोपों को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने शिवानंद तिवारी और साथ ही साथ ललन सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संवैधानिक तमाम ऐसे पदों पर जिस तरीके से अविश्वास जाहिर किया जा रहा है, यह अविश्वास दिखाता है कि इस वक्त इनकी संगति ऐसे लोगों के साथ है जिन्होंने जंगल राज को स्थापित किया। यही ललन बाबू हैं जो सीबीआई के मामला में लालू प्रसाद पर एफआईआर की और लालू प्रसाद को जेल भेजवाने में ललन बाबू और शिवानंद तिवारी जी थे। और आज बेचैन क्यों हो रहे हैं? आप जब पवित्र हैं तो जांच होने दीजिए, केंद्रीय एजेंसी को सहयोग करिए। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के पास हुए सड़क हादसे में डॉक्टर आनंद प्रकाश का शव रोहतास के डेरे स्थित उनके आवास पर पहुंचा, जिसके बाद मातम पसर गया। चारों मरेंगे। आज चारों मरेंगे। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के पास हुए हादसे का शिकार हुए डॉक्टर आनंद प्रकाश की ये आखिरी लफ्ज थे, चारों मरेंगे। और हुआ भी क्या, चारों मर गए। जवान बेटे को खोने का गम क्या होता है, ये इस पिता की रोती बिलखती तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। दिल्ली जा रहे बेटे की लाश घर आएगी, ये इस पिता ने कभी नहीं सोचा था। जैसे ही बेटे की डेड बॉडी घर पहुंची, वैसे ही पिता का हाल बेहाल हो गया। वो रो रहे थे, बिलख रहे थे, आंखें बस बेटे को आखिरी बार देखने के लिए तरस रही थी, लेकिन पैर बेटे की लाश की तरफ आगे बढ़ने को राजी नहीं थे। बेबस पिता का ये हाल देखकर लोगों की भी आंखें भर आई। दरअसल उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के पास शुक्रवार को हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी। 230 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही BMW की कंटेनर में टक्कर के बाद यह हादसा हुआ था। मरने वाले 4 लोग बिहार के थे।
उनमें से एक रोहतास के डेहरी अनुमंडल क्षेत्र के प्रसिद्ध डॉक्टर और जेडीयू नेता डॉक्टर निर्मल सिंह का बेटा डॉक्टर आनंद प्रकाश भी था। बताया जाता है कि नारायण मेडिकल हॉस्पिटल कॉलेज में कार्यरत डॉक्टर आनंद प्रकाश अपनी BMW कार में सवार होकर अपने एक रिश्तेदार और 2 दोस्तों के साथ दिल्ली जा रहा था। आजमगढ़ और सुल्तानपुर के पास एक्सप्रेस हाईवे पर खड़ी कंटेनर से BMW कार की भीषण टक्कर हो गई थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी के फरखच्चे उड़ गए। हादसे की जानकारी मिलने के बाद परिजन उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुए और हॉस्पिटल की सारी औपचारिकता पूरी कर शव को रोहतास ले आए। ये तस्वीरें आनंद के घर की है। उसकी अंतिम झलक के लिए परिजन तो इंतजार कर ही रहे थे। आसपास के सैकड़ों लोग भी उसके घर के बाहर भीड़ लगाए हुए थे। सभी की नजरें आनंद की आखिरी झलक को राह देख रही थी। 300 मार 300 मार 300 मार 300 मार। तेज रफ्तार कितनी जानलेवा हो सकती है, ये इस भयानक हादसे ने बता दिया। थोड़ी देर की मस्ती के लिए बढ़ाई गई स्पीड ने एक बेटे को उसके पिता से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। आनंद का हंसता खेलता परिवार आज गम में डूबा है। न्यूज 18 के लिए सासाराम से अजित कुमार की रिपोर्ट। अगली खबर कटिहार से, जहां पर बिजली का तार टूटकर गिरने की वजह से 3 पिकअप वैन और एक दुकान जलकर खाक हो गए, जिसे लेकर आक्रोशित लोगों की तरफ से मुआवजे की मांग शुरू कर दी गई। तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आक्रोशित लोगों ने NH 31 को जाम कर दिया। मुआवजे के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाती नजर आई और सड़क जाम हटाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर। और बड़ी खबर मसौड़ी से आ रही है, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जी हां, प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारी गई। बताया जा रहा है कि बुलेट सवार अपराधियों ने इसको अंजाम दिया है। अपराधियों ने पप्पू सिंह को 4 गोलियां मारी और फिलहाल पुलिस की तरफ से तफ्तीश जारी है। प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या की इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी मच गई। बुलेट सवार अपराधियों की तरफ से ताबड़तोड़ 4 गोलियां पप्पू सिंह को मारी गई, जिससे उनकी मौत हो जाती है और फिलहाल पुलिस तफ्तीश की बात कह रही है। झगड़ा विवादित था, जमीन क्या था तो अब करते थे काम, हमारा तो कुछ मालूम नहीं। किसी का काम करते थे ये? जमीन खरीद बिक्री का काम करते थे। क्या नाम था इनका? रणविजय सिंह। कहाँ का रहने वाले थे ये? तरेगना कुमार टोली। हाँ, दिनकर नगर में किस काम के लेकर आए थे? जमीन नापी कराने। क्या लगता है कि जमीन विवाद में ही जो इनकी हत्या की गई है? एक व्यक्ति पप्पू सिंह जिनका नगर में था, उनकी हत्या का मैटर आया है। इनकी हत्या गोली मार के की गई है ऐसा प्रतीत होता है। साथ में पैलेट भी यहाँ से मिले हैं 3, इनकी जब्ती बनाई गई है। ये प्राइमरली ज़मीन का विवाद नज़र आता है। इससे पहले भी बताया गया है कि 4-5 महीने पहले ज़मीन को लेकर ही फायरिंग वगैरह हुई थी। अभी वादी पक्ष ने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया है। जैसे एप्लीकेशन देंगे उस बेस पे काम किया जाएगा। अभी भी संदिग्ध जो नाम आ रहे हैं उस पर काम स्टार्ट कर देंगे हम लोग। और सासाराम में डीएम के आदेश पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। अब कार्रवाई के पीछे की वजह भी जान लीजिए, क्योंकि जो कार्रवाई की गई है वो अनुमंडल क्षेत्र के गरघर अंचलाधिकारी सुरजेश्वर श्रीवास्तव को निलंबन के तौर पर हुई है। डीएम धर्मेंद्र कुमार की अनुशंसा पर बिहार सरकार ने सीओ को निलंबित कर दिया है। पिछले कई महीनों से सीओ के खिलाफ कई शिकायतें मिल रही थी, जिसकी जांच के बाद डीएम ने ये कार्रवाई की है। उनके ऊपर मतलब उनको निलंबित कर दिया गया है। एक्चुअली में क्या है कि जो भी मतलब अंचल से संबंधित कार्य होते हैं, जैसे कि परिमार्जन करना, दाखिल खारिज वालों का निष्पादन करना, इसके अलावा मद्य निषेध से संबंधित कार्य हैं, न्यायालय से संबंधित कार्य हैं, लोक शिकायत से संबंधित कार्य हैं, तो उसका निष्पादन उनके द्वारा नहीं किया जा रहा था। इस तरह का पत्र में उल्लेख किया गया है, जिसके उसी के आलोक में उनको सस्पेंड कर दिया है।
और अब बात डेंगू के डंक की, जिससे पूरा बिहार इस वक्त कराह रहा है। आपको बताते चले, बदइंतजामी, लापरवाही और अव्यवस्था की वजह से इस वक्त डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बिहार के तमाम जिलों से डेंगू से प्रभावित मरीजों की संख्या अस्पतालों का रुख करती नजर आती है। सबसे ज्यादा अगर प्रभावित कहीं से मरीज सामने आ रहे हैं तो वो पटना से हैं, जहां पर यह संख्या 3000 को भी पार कर चुकी है। 8 तस्वीरों के जरिए इस वक्त के हालात को समझा जा सकता है, जहां पर 7 जिलों की 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पटना की तस्वीर जो होर्डिंग रोड की है, जहां महीनों से फॉगिंग नहीं हुआ, जल जमाव लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। मच्छरों का डेरा आपको हर तरफ नजर आएगा। हालांकि अब इसे लेकर प्रशासनिक कार्रवाई की बात कर लीजिए, नगर निगम की कार्रवाई की बात कर लीजिए, वो अब शुरू किए जाने को लेकर प्लान तैयार किया गया है। लेकिन अब तक मरीजों की संख्या जो सामने है वो डराने के लिए काफी है, समझाने के लिए काफी है कि हालात को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की जरूरत है। पीएमसीएच में मरीजों की संख्या हर रोज बढ़ती जा रही है। गोपालगंज सदर अस्पताल में भी पटना के बाद अगर सबसे ज्यादा मरीज डेंगू से प्रभावित अगर कहीं किसी जिले से सामने आ रहे हैं तो गोपालगंज से। हालांकि अब चिकनगुनिया और दूसरे समस्याओं से जूझते मरीजों का रुख भी अस्पतालों की तरफ दिखता है, लेकिन इसके लिए उचित इंतजाम नदारद हैं। सदर अस्पताल अरवल में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नवादा के शहरी क्षेत्र की बात करें, वहां पर जल जमाव की स्थिति को देखकर लोग चिंतित और परेशान हैं। मुंगेर सदर अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। खगड़िया में हालांकि न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ, जहां साफ सफाई की व्यवस्था शुरू की गई है। पहले से इंतजाम बेहतर नजर आते हैं। गया के जयप्रकाश नारायण अस्पताल में फिलहाल व्यवस्था अच्छी है, लेकिन तमाम दूसरे जिलों के हालात कमोबेश एक जैसे ही हैं और वहां पर अब फॉगिंग और इसे लेकर छिड़काव की व्यवस्था मुकम्मल होनी चाहिए। और नवादा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां पर न्यूज 18 ने डेंगू को लेकर जब व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े किए तो अब एक अलग डेंगू वार्ड बनाया जा रहा है, जिस डेंगू वार्ड में डेंगू से प्रभावित मरीजों को रखा जाएगा और उनके समुचित व्यवस्था इलाज को लेकर किए जाने का दावा किया गया है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अस्पताल प्रबंधन ने फिर से एक नए वार्ड का निर्माण किया है और नए एसी वार्ड में डेंगू के पॉजिटिव मरीजों का इलाज इस वक्त हो रहा है। सदर अस्पताल के नशा मुक्ति वार्ड को फिलहाल 10 वार्ड डेंगू वार्ड के तौर पर तब्दील कर दिए गए हैं, जिसमें जिले भर के अलग अलग जगहों से आने वाले मरीजों का इलाज हो रहा है। और नए डेंगू वार्ड का जायजा लिया हमारे संवाददाता अनिल विशाल ने। डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और नवादा में भी डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। पिछले कुछ दिनों पहले हमने आपको दिखाया था किस प्रकार से सदर अस्पताल में कुव्यवस्था की गई थी, मरीजों को जरा भी सुविधाएं नहीं मिल रही थी। डेंगू के मरीजों को आम मरीजों के बीच में ही रखा जा रहा था, यहाँ तक कि डेंगू के स्पेशलाइज्ड वार्ड को बंद करके रखा गया था। मगर न्यूज़ 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाई और उस खबर का असर भी हुआ था और आज डेंगू के मरीजों को यहाँ एक एसी वाले कमरे में रखा गया है, जहाँ इस वक्त देख सकते हैं नवादा सदर अस्पताल में कुल 13 एक्टिव डेंगू के मरीज हैं, जिसे फिलहाल 10 को नशा मुक्ति वार्ड में रखा गया है और 3 को रैन बसेरा में रखा गया है और सभी एसी इनेबल्ड है और इसके लिए एक स्पेशल मेडिकल ऑफिसर को डिप्यूट भी किया गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि सभी डेंगू के पॉजिटिव मरीज हैं और यहाँ पे डॉक्टर पहले से यहाँ मौजूद हैं और एसी भी यहाँ पे अब ऑन कर दिया गया है, चूँकि पिछले कुछ दिनों तक ये व्यवस्था के नाम पर महज खाना पूर्ति ही की जा रही थी और जिससे यहाँ पे भर्ती मरीजों में काफ़ी शिकायतें थी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डेंगू के नोडल अधिकारी, उनसे हम जानते हैं। सर बता दीजिए क्या कुछ व्यवस्था है डेंगू को यहाँ पे? सदर अस्पताल नवादा में CS मैडम के सहयोग से बहुत अच्छा व्यवस्था है। यहाँ 10 बेड यहाँ रिजर्व है, प्लस रैन बसेरा में 6 बेड है, जिसमें कि 13 पेशेंट अभी भर्ती है, 3 बेड अभी खाली है। और क्या सुविधाएं मिल रही है लोगों को यहाँ पे? इलाज एलिजा किट उपलब्ध हो गया है, जिससे कि जांच कंफर्म हो जाता है कि डेंगू है। डेंगू में अगर दिक्कत है तो उसको भर्ती करते हैं और अभी तक तो 100% रिकवरी हो रहा है। बेसिक जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो फिलहाल मिल रही है और यहाँ पे जो कल तक लोगों को यहाँ इलाज कराने में जूझना पड़ रहा था वो कहीं ना कहीं पूरा हुआ है और न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से खबर का असर हुआ है और लोगों को एक बार फिर से बेहतर सुविधाएँ मिल रही है। जहाँ एक और राज्य के अलग अलग अस्पतालों में सुविधा के नाम पे लोगों को जो दिक्कतें हो रही थी वो नवादा में फिलहाल दूर हुई है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा।
तो नवादा में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ और न्यूज 18 की इस खबर के असर के साथ यहां पर मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि तमाम दूसरे जिलों में हालात कैसे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।